नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं साबिता ठाकुर एक बार फिर से हाजिर हूँ कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों के साथ। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी सूचनाएं और जानकारियां रहीं सुर्खियों में। आज हम बात करेंगे जैविक खेती की, जानेंगे कृषि के विकास और किसानों की सहायता के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को, बताएंगे बिहार के चने के सत्तू की सौंधी खुशबू के बारे में, समझेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना क्या है, साथ ही बताएंगे कि अच्छी बारिश होने के बावजूद भी क्यों बढ़ रहे हैं सब्जियों के दाम। पिछले 3 वर्षों की तुलना में ऑर्गेनिक फार्मिंग दोगुनी हो गई है। दुनिया भर में जैविक खेती करने के मामले में भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है, जहां 2013 और 14 में पूरे देश में 7,23,039 हेक्टेयर भूमि में जैविक खेती की गई थी। वहीं वर्ष 2015 और 16 में क्षेत्रफल बढ़कर 14,89,935 हेक्टेयर हो गया है। देश में जैविक खेती के प्रति किसानों का रुझान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जैविक खेती करने के मामले में भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है, जहां 2013 और 14 में पूरे देश में 7,23,039 हेक्टेयर भूमि में जैविक खेती की गई थी। वहीं वर्ष 2015 और 16 में ये क्षेत्रफल बढ़कर 14,89,935 हेक्टेयर हो गया है। सेहत के मामले में खरा उतरने की वजह से किसानों को जैविक उत्पादों के दाम भी मार्केट में ज्यादा मिल रहे हैं। वहीं जमीन की उर्वरा क्षमता भी बढ़ रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जैविक खेती के उत्पादन को लेकर देश के विभिन्न राज्यों की तैयार रिपोर्ट में राजस्थान की बेहतर स्थिति सामने आई है। राजस्थान में वर्ष 2015 और 16 में 1,55,020 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की गई है, जिसमें 58,534 मैट्रिक टन जैविक उत्पादन हुआ है। जैविक खेती में अनाज, दलहन, सब्जियां, मसाले, फल, तिलहन फसलें आदि शामिल है। जैविक खेती को लेकर सरकार की ओर से किसान समूह बनाए गए हैं। कोलकाता में कृषि के विकास और किसानों की सहायता के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 300 ब्लॉकों में स्वचालित मौसम केंद्र बनाने का फैसला किया है। इन केंद्रों के माध्यम से किसानों को उनके ब्लॉक क्षेत्र के मौसम का पूर्वाभास बताया जाएगा। इससे किसान खेती के लिए ठोस योजना तैयार कर सकेंगे। कोलकाता राज्य के 145 ब्लॉकों में स्वचालित मौसम केंद्रों की 2.5 वर्ष पहले ही स्थापना हो गई है। अब अन्य ब्लॉकों में केंद्र खोलने का लक्ष्य है। कृषि विभाग के 1700 कर्मचारी खेती, उत्पादन, खाद, मिट्टी इत्यादि के बारे में किसानों को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए परामर्शदाता के रूप में उनसे नियमित संपर्क बनाए रखते हैं। आधुनिक खेती के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने एवं रासायनिक खाद से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को सचेत करने के लिए ये कर्मचारी विभिन्न सॉफ्टवेयर से लैस एक टैबलेट का व्यवहार करते हैं। इसके जरिए कर्मचारी स्थानीय आबो हवा के बारे में हर पल किसानों को अपडेट करने का काम करेंगे। राशन दुकानों में अब सस्ते चावल के साथ अरहर दाल भी बिकेगी। खुले बाजार में दाल की कीमतों में मनमानी बढ़ोतरी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए निर्णय लिया है। जिले व प्रदेश की तरह पूरे देश में अरहर दाल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने विदेशों से साबुत अरहर आयात कराया है। केंद्र ने राज्य के नागरिक आपूर्ति निगम को साबुत अरहर उपलब्ध कराया है। राज्य शासन ने इस अरहर को मिलिंग कर दाल बनाने व राशन दुकानों में भंडार की जिम्मेदारी नागरिक आपूर्ति निगम को दी है। राशन दुकानों में दिए जाने वाले दूसरे खाद्यान्न व सामग्री भी नागरिक आपूर्ति निगम से ही भंडारित कराया जा रहा है। बिहार की वर्षों पुरानी विरासत चने के सत्तू की सौंधी खुशबू अब जल्द ही पूरे देश में अपनी पहचान बनाएगा। जी हाँ, इसके लिए नालंदा की महिलाएं मिट्टी के चूल्हे पर चना भूंजकर उसे जांता से पीसकर पैकेट बनाएंगी और डिब्बे में पैकिंग करके मार्केटिंग करेंगी। बिहार की वर्षों पुरानी विरासत सत्तू की अब मार्केटिंग पूरे देश में जल्द ही शुरू होने जा रही है।
विरासतों की सौंधी खुशबू अब पूरे देश में धूम मचाने को तैयार है। नालंदा का जनता सत्तू की एक आकर्षक पैक में मार्केटिंग होने जा रही है। इसी सिलसिले में नाबार्ड के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर 7 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। वे नालंदा के सत्तू से बनने वाले उत्पाद व मार्केटिंग की व्यवस्था का जायजा लेंगे। नालंदा की महिलाएं मिट्टी के चूल्हे पर चना भूनकर उसे चंदा से पीस कर पैकेट बनाएंगी और डिब्बे में पैकेजिंग कर मार्केटिंग करेंगी। पिछले 35 सालों में गुमला में अपर शंख जलाशय योजना का काम पूरा नहीं हो पाया था। अब जलाशय के दोनों तरफ बनाई गई 27 किलोमीटर नहर में पानी छोड़ दिया गया है। इसका फायदा नहर के दोनों तरफ के किसानों को मिल रहा है। हालांकि अभी भी नहर से पानी वितरण की व्यवस्था नहीं हो पाई है। जल संसाधन विभाग की महत्वाकांक्षी 2 महत्वपूर्ण मध्यम सिंचाई योजना का काम निर्धारित लक्ष्य के तहत पूरा कर लिया गया है। पिछले 35 साल में गुमला में अपर शंख जलाशयों योजना का काम पूरा नहीं हो पाया था। अब जलाशयों के दोनों तरफ बनाई गई 27 किलोमीटर नहर में पानी छोड़ दिया गया है। काम शुरू होने के 10 साल बाद नहर के एक छोर से दूसरे छोर तक पानी पहुंचा है। रामगढ़ की भैरवा जलाशय योजना के तहत नदी के बहाव को रोकने का काम पूरा कर लिया गया है। यहाँ पानी का संग्रहण होने लगा है। अपर शंख जलाशयों के शुरू होने पर 7,068 हेक्टेयर खेत में पानी पहुँचेगा। 100 से अधिक गांवों में सिंचाई सुविधा बेहतर होगी। ये सभी गांव प्रखंड व जिला मुख्यालय से कटे हैं। यहाँ पर रोजगार के साधन नहीं हैं। यहाँ के लोग कृषि पर आश्रित हैं। डैम बनने से किसानों को सिंचाई सुविधा मिल पाएगी। अभी साल में मात्र एक बार बरसात में ही किसान खेती करते हैं। अब किसान साल भर खेती कर सकेंगे। इस वर्ष सभी ओर अच्छी बारिश से चावल की फसल अधिक होने की आशंका जताई जा रही है। इसमें देशी व मोटे चावल की फसल ज्यादा है, जबकि बासमती 1121 वैरायटी और 1509 वैरायटी कम है। मोटा चावल भारत के लगभग सभी राज्यों में उत्पादित हो रहा है, लेकिन बासमती और 1121 पंजाब व हरियाणा के साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी उत्पादित हो रहा है। इस समय निर्यात मांग कम होने से बासमती वन के भाव स्थिर बने हुए हैं। चावल की फसल सितंबर से आनी शुरू हो जाएगी। पहले परमल व 1509 वैरायटी की धान आएगी। इसके बाद 1121 वैरायटी नंबर में ट्रेडिशनल बासमती की धान आएगी। अगर इस वर्ष अच्छा निर्यात रहता है तो भाव में बढ़ोतरी हो सकती है, अन्यथा भाव पिछले साल से भी कम खुलेंगे। इस वर्ष चावल की कीमतें कम रहेंगी, जो कि सामान्य उपभोक्ता के क्रय शक्ति में ही रहेंगी। राजस्थान के जयपुर जिले में इंदिरा गांधी नहर में खेती संबंधी जरूरतों के लिए पानी की मात्रा को बढ़ाने के लिए जल संसाधन विभाग ने विस्तृत तैयारियां करने का फैसला कर लिया है। नहर के पुनर्निर्माण के अलावा विभाग अगले 2 साल में 6 सिंचाई योजना की भी शुरुआत करने जा रहा है। राजस्थान के जयपुर जिले में इंदिरा गांधी नहर में खेती संबंधी जरूरतों के लिए पानी की मात्रा को बढ़ाने के लिए जल संसाधन विभाग ने विस्तृत तैयारियां करने का फैसला किया है। नहर के पूर्वानुमान के अलावा विभाग अगले 2 साल में 6 सिंचाई योजनाएं भी शुरू करने की योजना बना रही है। ये योजनाएं सहावा, कोलायत, गजनेर, बांगरसर, फलोदी और पोखरण में शुरू की जाएंगी। जल संसाधन के मुताबिक इन सभी योजनाओं से 3.2 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन की सिंचाई होगी। इन सभी योजनाओं की कुल अनुमानित लागत 1658 करोड़ है। पहले चरण में करीब 741 करोड़ की लागत से 1.48 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य की सिंचाई की परिधि में लाया जाएगा। दूसरे चरण में 2016 और 17 के दौरान बाकी की 1.72 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई मुहैया कराई जाएगी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे यूरोपीय देश मैकेडोनिया की राजधानी स्कोपेज और इसके आसपास के इलाकों में आई बाढ़ और तूफान के बारे में।
दाल की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रही है। अरहर की दाल के साथ साथ चने की दाल की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 15 दिनों के अंदर चने की दाल 100 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 120 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। यूरोपीय देश मैकेडोनिया की राजधानी स्कोपिज और इसके आसपास के इलाकों में बाढ़ और तूफान से कई लोगों की मौत हो गई है। इसके कारण मैकेडोनिया की सरकार ने यहां पर आपातकाल की घोषणा कर दी है। यूरोपीय देश मैकेडोनिया की राजधानी स्कोपिज और इसके आसपास के इलाकों में बाढ़ और तूफान से 21 लोगों की मौत हो जाने के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। इस आपदा से कई बच्चों की जान चली गई है और खोजी दल लापता हुए 6 लोगों की तलाश कर रहा है। विशेष सुरक्षा बलों और ट्रकों को पेयजल सहित बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजा गया है। बाढ़ के कारण स्कोपिज के चारों ओर बना रिंग रोड का एक बड़ा हिस्सा बह गया है। बाढ़ से स्कोपिज के उत्तरी हिस्से में स्थित उपनगर को भारी नुकसान हुआ है और कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। चीनी मिलों की अधिक आपूर्ति के बीच मांग में गिरावट से पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी के थोक चीनी बाजार में चीनी कीमतों में 60 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट आई है। चीनी मिलों की नियमित आपूर्ति के बीच पर्याप्त स्टॉक होने तथा थोक उपभोक्ताओं और फुटकर विक्रेताओं की कमजोर मांग के कारण चीनी कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। सरकार ने सितंबर में समाप्त हो रही चीनी सत्र 2015 और 16 के लिए जैविक चीनी के निर्यात पर निर्यात शुल्क रियायत को 2,500 रुपए प्रति टन तक सीमित कर दिया है। बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने जून में चीनी पर 20% का निर्यात शुल्क लगा दिया था। इसके अलावा सरकार कीमतों को नियंत्रित करने के मकसद से चीनी के लिए मासिक चीनी रिलीज कोटा को फिर से बहाल करने की योजना बना रही है। बिहार की कृषि वानिकी योजना को जल्द ही पूरा देश अपनाएगा। भारत सरकार अपनी योजना में इसे शामिल करने जा रहा है और बिहार में मिली इस योजना की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है। बिहार की कृषि वानिकी योजना को जल्द ही पूरा देश अपनाएगा। कृषि वानिकी को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए पर्यावरण एवं वन विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की भी व्यवस्था की है। विभाग की वेबसाइट पर जाकर कुछ जरूरी दस्तावेज को अपलोड कर आवेदन किया जा सकता है। इसका फायदा किसानों और आम लोगों को ये होगा कि पौधों के लिए उन्हें विभाग के दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना होगा। जरूरी दस्तावेज में जमीन की मालकियत को लेकर शपथ पत्र को भी विभाग स्वीकार करेगा। हरियाली मिशन के तहत राज्य में हरित क्षेत्र के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने ये योजना वर्ष 2013 और 14 में शुरू की थी। राज्य में हरित क्षेत्र को बढ़ाकर 15% करने की योजना थी। पर्यावरण एवं वन विभाग के तहत किसानों को मुफ्त में पौधे देता है। ये पौधे बरसात के मौसम में खेत, बागान और मेड़ पर लगाए जाते हैं। इसका उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति का सद्दीकरण और हरियाली को बढ़ावा देना है। इसका दूसरा आर्थिक पक्ष ये है कि वन आधारित उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाकर राज्य के औद्योगिकरण को बढ़ावा देना भी है। इस योजना के तहत किसानों को खेत में मेड़ और बागान पर खासकर पॉपुलर के पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। सरकार किसानों को मुफ्त पौधों के साथ साथ प्रोत्साहन राशि भी देती है। इतना ही नहीं, किसानों को जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण भी किया जाता है। दाल की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रही है। अरहर की दाल के साथ साथ चने की दाल की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 15 दिनों के अंदर चने की दाल 100 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 120 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। मटर दाल को छोड़कर बाकी की सभी दालें 100 रुपए से भी ज्यादा बढ़ गई हैं।
पिछले 15 दिनों के अंदर चने की दाल 100 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 120 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंची है। इनमें अरहर दाल 140 रुपए प्रति किलो के करीब बिक रही है। बाजार में मटर दाल 50 रुपए बिक रही है और मूंग, मसूर और उड़द दाल की बात करें तो 80 रुपए से लेकर 100 रुपए प्रति किलो से ज्यादा के भाव पर बिक रही है। महाराष्ट्र में सूखे की वजह से काफी फसल बर्बाद हो गई है, जिसके चलते देश की बड़ी मंडियों में दाल कम पहुंची है और इसकी कीमतें बढ़ गई हैं। पिछले 2 सालों से पानी कम बरसने से दलहन की कमी को पूरा करने के लिए सरकार कई देशों से दाल मंगा रही है। बारिश के चलते सब्जियों की आवक कम हो गई है, जिससे सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बाजार में बिक रही सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। मजबूरी में हफ्ते के ज्यादातर दिनों में लोगों को सदाबहार सब्जी आलू से ही काम चलाना पड़ रहा है। एक सप्ताह की सब्जी खरीदने में जहां 100 से 150 रुपए खर्च होते थे, वहीं अब 300 रुपए से 400 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। सब्जियों के भाव में अचानक आई इस तेजी ने घर की रसोई का बजट भी बिगाड़ कर रख दिया है। इन दिनों बाजार में हरी सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बाड़ी बरेली क्षेत्र में बड़ी मात्रा में सब्जी का उत्पादन होता है। क्षेत्र में उत्पादित सब्जियां प्रदेश की राजधानी सहित देश के अन्य महानगरों तक पहुंचती हैं। इसके बावजूद भी क्षेत्र में सब्जियों के सुरक्षित भंडार की कोई व्यवस्था नहीं है। स्थानीय सब्जी के थोक विक्रेता सब्जियों के खराब होने के डर से उन्हें तत्काल बेच देते हैं, क्योंकि बारिश में सब्जियों के खराब होने का डर अधिक रहता है। क्षेत्र में जिस हिसाब से रोज सब्जी की मांग होती है, उसकी तुलना में बहुत कम मात्रा में सब्जी की आवक हो रही है। इसी के परिणाम स्वरूप सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। उत्पादक क्षेत्रों से सीमित आवक के कारण थोक विक्रेताओं और फुटकर विक्रेताओं की सटोरिया लिवाली के बीच दिल्ली के थोक गुड़ बाजार में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इससे कीमतों में 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आई है। बाजार में सीमित आवक के बीच भारी लिवाली के बाद मुजफ्फरनगर और मुरादनगर के गुड़ बाजार में मजबूती का रुख दिखाई दे रहा है। इससे कीमतों में 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आई है। थोक विक्रेताओं और फुटकर विक्रेताओं की मजबूत मांग के बीच प्रतिकूल मौसम के कारण बाजार में कुछ आवक न होने के कारण गुड़ की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के धन गांव में अधूरा पड़ा नैनी नाला के प्रोजेक्ट के बारे में। मांग में गिरावट आने के बीच लिवाली गतिविधियां कमजोर होने के कारण पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी के थोक मसाला बाजार में मसालों की कीमतों में गिरावट आई, जिसके चलते सुस्त घरेलू और निर्यात मांग के कारण चुनिंदा मसालों की कीमतों पर गिरावट देखने को मिल रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अब धार्मिक और आध्यात्मिक गुरुओं की मदद लेने के लिए योजना बना रहा है। इनमें आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर से लेकर योग गुरु स्वामी रामदेव का भी नाम शामिल है। अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अब धार्मिक और आध्यात्मिक गुरुओं की मदद लेने की योजना बना रहा है। इनमें आर्ट ऑफ लिविंग की श्री श्री रविशंकर जी से लेकर योग श्री स्वामी रामदेव का नाम भी शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बारे में आध्यात्मिक गुरुओं के साथ 2 चरणों की बैठक की है। मंत्रालय अंगदान को लेकर विस्तृत प्रचार अभियान पर काम कर रहा है। माना जा रहा है कि इसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। उत्तर प्रदेश समेत देश के सभी राज्यों में अगले 2 वर्षों में किसानों को खेती के लिए अलग कनेक्शन दे दिए जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों के ग्रामीण इलाकों में कृषि व गैर कृषि बिजली फीडर को अलग अलग करने की मंजूरी दे दी गई है।
उत्तर प्रदेश समेत देश के सभी राज्यों में अगले 2 वर्षों में किसानों को खेती के लिए अलग कनेक्शन दिए जाएंगे। जल्द ही इस काम के लिए टेंडर जारी होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश व तमिलनाडु जैसे राज्य हैं जहां समस्त ग्रामीण इलाकों में एक ही फीडर से बिजली की आपूर्ति की जाती है। कृषि व गैर कृषि इलाकों में बिजली की आपूर्ति के लिए अलग अलग फीडर होने से ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति की दशा सुधरेगी और बिजली की कटौती में कमी आएगी। TDUG-JY के तहत ग्रामीण इलाकों में फीडर को अलग अलग करने के काम की जिम्मेदारी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को दी गई है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के धन गांव में अधूरा पड़ा नैनी नाला का प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अब किसान प्रोजेक्ट बनाकर सरकार को देंगे। कोडार जलाशय क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने की दिशा में क्षेत्र के किसानों ने कमर कस ली है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में अधूरा पड़ा नैनी नाला का प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अब किसान प्रोजेक्ट बनाकर सरकार को देंगे। नाला में डायवर्जन निर्माण से कोडार बांध का जल स्तर बढ़ाया जा सकता है। कोडार कमान क्षेत्र के किसान केवल खरीफ सीजन में धान का भरपूर उत्पादन लेंगे, साथ ही रबी सीजन में भी अधिक रकबा में फसलें ली जा सकेंगी। 36 साल पहले कोडार जलाशय का निर्माण हुआ था। कोडार जलाशय की सिंचाई क्षमता लगातार कम हो रही है, जो क्षेत्र के किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। इसके तहत ग्राम धन गांव के पास नैनी नाला में डायवर्जन बनाया जाना है। डायवर्जन नहर से ही कोडार बांध में पानी जाने से पहले ही करीब 1750 एकड़ खेतों की सिंचाई होगी। इससे खरीफ सीजन में इस जलाशयों में होने वाले पानी की कमी दूर होगी। साथ ही हर साल कोडार बांध की पहले से उपलब्ध क्षमता के अलावा प्रस्तावित नैनी नाला डायवर्जन के पानी से रबी सीजन के कोडार कमान में 3050 एकड़ खेतों को पानी दिया जा सकेगा। मांग में गिरावट आने के बीच लिवाली गतिविधियां कमजोर होने के कारण पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी के थोक मसाला बाजार में मसालों की कीमतों में गिरावट आई, जिसके चलते सुस्त घरेलू और निर्यात मांग के कारण चुनिंदा मसालों की कीमतों पर गिरावट देखने को मिल रही है। विदेशों से मांग में कमी के कारण काली मिर्च की कीमतें भी 5 रुपए की गिरावट के साथ 715 रुपए से 845 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। इलायची भूरी चुंडी वाली और कांची कट की कीमत 40 रुपए की गिरावट के साथ 1270 से 1280 रुपए और 1310 से 1510 रुपए प्रति किलोग्राम पर देखी जा रही है। वहीं इलायची, कलर रोबिन, बोल्ड और एक्स्ट्रा बोल्ड की कीमतें 5-5 रुपए की गिरावट के साथ 640 से 815 रुपए, 610 से 620 रुपए, 640 से 660 रुपए और 750 से 760 रुपए प्रति किलोग्राम पर देखी जा रही है। ट्रेन में सफर करने वालों के लिए एक खबर है। रेलवे विभाग की ओर से पठानकोट और हिमाचल प्रदेश के बीच चलने वाली नैरो गेज ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। पहाड़ी क्षेत्र में होने वाले भूस्खलन के खतरे को देखते हुए विभाग ने ये कार्रवाई की है। रेलवे विभाग ने पठानकोट से हिमाचल प्रदेश के बीच चलने वाली कुल 14 नैरो गेज ट्रेनों में से 6 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया है। वहीं 2 ट्रेनों को सुरक्षित स्टेशनों तक सीमित कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हर वर्ष हिमाचल में भूस्खलन के खतरे के कारण नैरो गेज ट्रेनों को रद्द कर दिया जाता है। आमतौर पर रद्द किए जाने की अवधि अधिक से अधिक 2 माह होती है, लेकिन इस बार ये निर्देश कब तक लागू रहेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। इन ट्रेनों को अगले निर्देश आने तक नहीं चलाया जाएगा। रेलवे विभाग के आंकड़ों के मुताबिक रेलवे स्टेशन पठानकोट से करीब 5 से 6 हजार यात्री रोजाना हिमाचल जाते हैं। गर्मी के समय गांव में भीषण जल संकट को देखते हुए अब ग्रामीणों ने बारिश के पानी को रोकने की योजना बनाई है। श्रमदान से पहाड़ के नीचे 1500 गड्ढे बनेंगे और इससे भूजल स्तर बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत पुरैना,
आश्रित गांव खरहरी के ग्रामीणों को हर साल गर्मी के समय में पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। मड़वा रानी के नीचे स्थित दोनों गांव के किनारे कोथारी जलाशय भी है, जिसमें एक बूंद पानी नहीं ठहरता। इसके लिए GVVSS के ग्रामीणों को सामुदायिक आधारित जल ग्रहण परियोजना की जानकारी दी है। इसके बाद गांव के लोगों ने रामानुज कुर्मी के नेतृत्व में भूजल स्तर बढ़ाने के साथ 14 एकड़ बंजर पड़ी भूमि को खेती योग्य बनाने की पहल शुरू की है। दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों और सूचनाओं के साथ। तब तक कृषि से जुड़ी तमाम हलचलों के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।